Hello everyone, welcome to today's video. आज है हमारी क्लास 4 और LT 2026 की जो हम प्रिपरेशन यूट्यूब पे कर रहे हैं उसकी लगातार आपकी क्लासेस चल रही हैं मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे। देखिए ये आपकी रेगुलर टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास आती है। ऑलरेडी 3 क्लास हो चुकी है, लास्ट वीक से हमने स्टार्ट कर दिया था। तो आज है हमारी क्लास 4 और क्लास 4 में हम जो बात करने वाले हैं आपकी वो आज हम करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरीज की। तो देखो हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हम आपके जो LT 2026 का एकेडमिक एप्टीट्यूड का सिलेबस है उसमें से यूनिट 2 को हमने स्टार्ट किया था, जिसमें आपका पहला टॉपिक चाइल्ड डेवलपमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ोगे, उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको पढ़ना है, जिसे मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, उसको चेक कर लेना, अगर क्लासेस नहीं देखी है प्रीवियस 3 क्लासेस देख लेना। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरीज हमको करनी है और इन थ्योरीज में आपको कौन कौन सी थ्योरीज पढ़नी है। एक तो जीन पियाजे की थ्योरी पढ़नी है आपको, ठीक है। दूसरी थ्योरी आपको पढ़नी है कोहलबर्ग की, और यहाँ पर तीसरी थ्योरी आपको पढ़नी है वाइगोत्स्की की। ठीक है, वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ेंगे, और जो चौथी थ्योरी आपको पढ़नी है वो आपको एरिक्सन की थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, इतनी थ्योरीज आपको कवर करनी होगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले टॉपिक को कवर करने के लिए। जीन पियाजे ने बच्चों में संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है उसका सिद्धांत दिया है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास कैसे होता है बच्चों पे उसके लिए सिद्धांत दिया है। वाइगोत्स्की ने भी आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर ही दिया है, पर वाइगोत्स्की की और जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस है, उसको हम देखते हुए चलेंगे। और एरिक्सन ने जो है थ्रू आउट जो एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के दौरान जो लाइफ लॉन्ग आपका चलता है ना, जब जन्म से लेकर पूरा ओल्ड एज तक में क्या क्या यहाँ पर क्राइसिस देखने को मिलते हैं, क्या क्या यहाँ पर आपके वर्च्यूज यहाँ पर गेन करे जाते हैं, उस सबको यहाँ पर डिस्क्राइब किया। ठीक है, तो ये 4 आपकी थ्योरीज हैं जिन्हें आपको कवर करना है अगर आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरीज को कवर कर रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पर इसलिए आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपके सामने टॉपिक को रखने की कोशिश करती हूँ, साथ ही साथ उसके MCQs डिस्कस करती हूँ। तो जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो इधर उधर से भी, जहां से भी बुक से भी पढ़ रहे हैं साथ में, तो वो अपनी तैयारी अच्छे से करते हुए चले, उन्हें पता रहे कि उन्हें क्या चीज कवर करनी है। इसलिए मैं यहाँ पर आपको डिटेल में भी एक्सप्लेन करती हूँ। चलिए अब अपने इस टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में बात करें, बहुत शॉर्ट में मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी और सीधे MCQs पे बढ़ जाएंगे। देखिए सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए कि जीन पियाजे की जो थ्योरी है स्टेज अप्रोच पे बेस्ड है। एक बार ना सीटेट वगैरह में भी क्वेश्चन आया था और कई बार वहां के क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं LT में। ठीक है, उन्होंने ग्राफ बना दिया था कि कौन सा ग्राफ जो है पियाजे के थ्योरी पे ज्यादा सही बैठ रहा है। ठीक है, एक इस तरीके का ग्राफ था, एक ऐसा ग्राफ था, तो अलग अलग ग्राफ्स थे। तो देखो जब स्टेज अप्रोच की बात हो रही है, स्टेज अप्रोच कहने का मतलब है एक लेवल पर बच्चा इतना सीखेगा, फिर दूसरी लेवल पे बच्चा सीखेगा, फिर तीसरी लेवल पे स्टेजेस बनी हुई है यहाँ पर। तो स्टेज अप्रोच को ये वाला ग्राफ जो है ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जो आपका जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, बच्चे कैसे सोचते हैं, समझते हैं, कैसे उनकी थिंकिंग डेवलप होती है, इसके ऊपर उन्होंने दिया है और ये स्टेज अप्रोच के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, टोटल 4 स्टेजेस हमें इनकी थ्योरी में देखने को मिलेंगी। पियाजे ने ये कहा था कि जितने भी बच्चे हैं, सभी बच्चे, ठीक है, ये यूनिवर्सल स्टेजेस है, सारे बच्चे जब वो डेवलप हो रहे होंगे तो इन चारों स्टेजेस से गुजरेंगे, फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस तक का उन्होंने बताया है। और एक स्टेज से दूसरी स्टेज में बच्चा तब आता है जब वो निश्चित मेच्योरिटी लेवल तक पहुंच जाए, यानी उसका एज उतना हो जाए ताकि उसका दिमाग जो है उतना परिपक्व हो के उस लेवल के कॉन्सेप्ट्स को समझ सके, और रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस भी उसको होने चाहिए। मतलब आसपास उसे ऐसा माहौल भी मिलना चाहिए, एनवायरमेंट भी मिलना चाहिए, ऐसी एक्टिविटीज भी होनी चाहिए जिससे वो सीख सके। एक बच्चा बड़ा तो होता जा रहा है लेकिन उसे कमरे में बंद कर दोगे तो वो क्या ही सीखेगा। ठीक है, तो इन्होंने दोनों चीजों को इंपॉर्टेंस दी है कि बच्चे का मेच्योर होना यानी उसकी ग्रोथ, उसकी एज बढ़ना, और उस लेवल तक पे जब वो पहुंच रहा है वहां के कॉन्सेप्ट तभी सीख पाएगा जब रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस उसको होंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपके जीन पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड, उनको बता देती हूँ। स्कीमा, देखो हिंदी में भी इसे स्कीमा ही कहते हैं। स्कीमा क्या है पियाजे के अकॉर्डिंग? उन्होंने कहा कि हमारे दिमाग में हर चीज, हर ऑब्जेक्ट, हर बिहेवियर, हर एक्शन का क्या होता है, एक मेंटल स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम कहते हैं स्कीमा। ठीक है, अगर मैं आपकी आंखें बंद करूं और आपके सामने, आपके नाक के पास सामने ऑरेंज लेकर आऊं, ठीक है, आप ऑरेंज की खुशबू से ही पहचान जाओगे कि ये एक संतरा है।
वो खुशबू आपके दिमाग में कहीं ना कहीं उसका एक स्कीमा बना हुआ है कि संतरा, और संतरा बोलते ही आपके दिमाग में उसका कलर, उसकी टेस्ट, उसका शेप सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में उसका एक स्कीमा बना हुआ है। ठीक है, तो जो भी चीज हम एनकाउंटर करते हैं, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, किसी काम को करने का तरीका हो, उन सब की चीजों का एक मानसिक संरचना, एक स्कीमा हमारे दिमाग में एक स्ट्रक्चर जैसा बना हुआ होता है, और इसी वजह से हमारा जो आगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो होता रहता है। ठीक है, देन इक्विलिब्रियम, ये स्टेट ऑफ मेंटल बैलेंस है। जब हम सामंजस्य की स्थिति में होते हैं तो हम इक्विलिब्रियम कहेंगे, जिसे सामंजन कहते हैं। अडेप्टेशन, ठीक है, अडेप्टेशन जिसे हम हिंदी में अनुकूलन कहते हैं। मतलब स्कीमास के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम स्कीमास को एडजस्ट कर रहे हैं जितनी भी हमारे सामने नई इंफॉर्मेशन आ रही है उसको समझने में। ठीक है, एक बार और अभी यहाँ पे एग्जांपल से बताऊंगी, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। एसिमिलेशन का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं आत्मसातीकरण। जब कोई नई इंफॉर्मेशन आप अपने दिमाग में ले रहे हो, बच्चे के लिए तो देखिए हर चीज नहीं होती ना, छोटा बच्चा हर चीज को पूछ रहा होता है, ये क्या है, वो क्या है, हर चीज की जो इंफॉर्मेशन वो पूछ रहा है, वो अपने दिमाग में नए नए स्कीमा जो है वो रखता जा रहा है, वो अपनी इंफॉर्मेशन में एड ऑन करता जा रहा है, इसे कहते हैं आत्मसातीकरण। और अकोमोडेशन का मतलब होता है यहाँ पर समायोजन। समायोजन का मतलब होता है, अगर आपकी प्रेजेंट स्कीमा नई सिचुएशन में हेल्प नहीं कर पा रही है, तो आप क्या करते हो, अपनी स्कीमा में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन या चेंज करते हो, इसे हम कहते हैं अकोमोडेशन। एग्जांपल से समझ लो, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। पहले आपने क्या किया, किसी नई इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में लिया, कोई नई इंफॉर्मेशन आपने अपने दिमाग में ली। ठीक है, एक छोटा बच्चा जिसने एक कुत्ते को पहली बार देखा, डॉग देखा उसने, आपने उसे बताया इसे डॉग कहते हैं। ठीक है, आपने उसे क्या बताया, उसे कुत्ता कहते हैं। बच्चे ने उसको देखा, उसकी शेप जो है अपने दिमाग में रख ली, 4 पैर है, एक पूंछ है, भौंक रहा है, ऐसे इस तरीके का उसने अपने क्या स्ट्रक्चर है दिमाग में रख लिया, उसका स्कीमा बन गया। ठीक है, स्कीमा बन गया, न्यू इन्फॉर्मेशन एड ऑन हो गई, स्कीमा बन गया, आत्मसातीकरण हो गया। इससे वो इक्विलिब्रेशन की स्टेज में, इक्विलिब्रेशन मतलब जो एनवायरमेंट में चीजें हैं उसको पता है। ठीक है, सामंजस्य स्थिति में। अब नई सिचुएशन उसने एनकाउंटर करी, नई सिचुएशन उसने गोट देखी। ठीक है, उसने गोट देखी और आपने क्या कहा, बच्चे ने उसको डॉग कह दिया। आपने कहा नहीं, ये डॉग नहीं है, ये गोट है। ठीक है, उसका कुछ कलर आपने बताया कि नहीं ये देखो इस तरीके का है, आपने कुछ भी उस पर डिफरेंस बताया और कहा कि ये गोट है। ठीक है, तो बच्चे ने, क्योंकि बच्चा क्या है, नई सिचुएशन में उसने उसे भी जब डॉग कह दिया था तो वो डिसइक्विलिब्रियम में आ गया था, यानी कि उसकी जो पुरानी स्कीमा थी वो नई सिचुएशन में उसको हेल्प नहीं कर रही थी। नई सिचुएशन में उसने गोट को भी जब डॉग कह दिया, आपने फिर समझाया तो उसने अपने स्कीमा में क्या किया, चेंज किया। अकोमोडेशन मतलब चेंज किया उसने, उसमें अपने स्कीमास में ये चीज कही कि अच्छा इस तरीके का अगर जानवर मुझे दिखाई देता है तो ये कुत्ता नहीं है, ये गोट है, ये बकरी है। ठीक है, तो ये हुआ अकोमोडेशन, जब उसने अपने पुराने स्कीमा में चेंज किया कि 4 पैर एक पूंछ वाला ये इस तरीके का दिखने वाला जानवर गोट भी हो सकता है, पुराने स्कीमा में चेंज हुआ। दिस इज योर अकोमोडेशन, समायोजन। ठीक है, तो समायोजन ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। फिर आप जब नई नई चीजें अपने सामने आती जाएंगी, फिर से आप इस तरीके से अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट करते रहोगे, नए नए स्कीमास आते रहेंगे। ठीक है, तो ये है आपका स्कीमास को चेंज करने का या नई स्कीमास को अपने दिमाग में लेने का तरीका। अब अगर हम देखें कि जो आपकी स्टेजेस पियाजे ने दी थी वो कौन कौन सी थी, तो देखिए पियाजे ने दी है आपके 4 स्टेजेस। सबसे पहली स्टेज क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे हम कहते हैं संवेदी गामक अवस्था। क्या कहते हैं हम इसे, संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था सेंसरी मोटर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर भाषा उपस्थित नहीं है। एज ग्रुप देख लो एक बार, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक है, बच्चा जब पैदा हुआ है, जब उसका जन्म हुआ है तब से लेकर 2 वर्ष तक की आयु तक, ठीक है, वो सेंसरी मोटर स्टेज में है, संवेदी गामक अवस्था। यहाँ पर भाषा उपस्थित नहीं है, बच्चे को बोलना नहीं आता, बच्चा आसपास के एनवायरनमेंट को कैसे महसूस कर रहा है, अपने सेंसेस, अपने इंद्रियों से, और कैसे अपने आप की बातें हम तक पहुंचा रहा है, मोटर इंटरेक्शन से, कुछ हाथ हिला रहा है या चिल्ला रहा है, रो रहा है, मोटर इंटरेक्शन से। ठीक है, इसीलिए से सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। अपने वर्ल्ड को कैसे महसूस कर रहा है, अपने सेंसेस से और एक्शन से हमें बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्री ऑपरेशनल स्टेट। प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसे हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, कौन सी एज ग्रुप है, 2 से लेकर 7 वर्ष, 2 साल से लेकर 7 वर्ष की आयु तक बच्चा जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज में है। यहाँ पर बच्चा भाषा सीखने लगता है,
मेंटल रिप्रेजेंटेशंस यानी मेंटल इमेजेस यहाँ पर बनने लगती है। बच्चा जानता है कि किस चीज के लिए क्या चीज यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए बोली जाएगी। अगर पानी वर्ड बोला गया है तो पानी किस चीज के लिए स्टैंड करता है या किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका प्रतीक है, उसे पता है। ठीक है, तो यहाँ मेंटल इमेजेस बननी शुरू हो जाती है, लैंग्वेज यहाँ पर आ जाती है। नेक्स्ट है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर 12 वर्ष तक रहेगी। यहाँ पर बच्चा जो है थोड़ी बहुत लॉजिकल थिंकिंग करने लगा है, चीजों को कैटेगराइज करना सीख गया है। लेकिन ये जो थिंकिंग है ये किस पर डेवलप है, ये आपकी कॉन्क्रीट चीजों के ऊपर बेस्ड है। यानी अगर कैलकुलेशंस कर रहा है तो उंगली में काउंट करेगा या कॉपी में डंडे खींच के देखेगा, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, लेकिन उसके सामने कोई चीज होनी चाहिए, कॉन्क्रीट मूर्त रूप से सोच सकता है। अभी दिमाग में खाली जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है ना, जो आप दिमाग में ही सोच कर कैलकुलेशन करते हो, अभी वो डेवलप नहीं हुई है। वो कब डेवलप होगी, वो फाइनल स्टेज जो है आपकी, वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम कहते हैं आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में 12 वर्ष और उससे आगे, ठीक है, 12 वर्ष और उसके बाद जो एडोलेसेंस आपकी शुरू हो जाती है, उसमें फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। कंप्लीट डेवलपमेंट यहाँ पर हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखने को मिलता है। बच्चा हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग करने लगा है, कहने का मतलब है अमूर्त रूप से चिंतन करने लगा है। स्टेप वाइज और साइंटिफिक मैनर में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, चिंतन कर सकता है, साइंटिफिक रीजनिंग दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हाईएस्ट लेवल हो गई है यहाँ पे थिंकिंग की। तो बच्चा जो है अब जितने भी आपके हायर लेवल कॉग्निटिव फंक्शंस है उनको यहाँ पर परफॉर्म करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। तो 4 स्टेजेस यहाँ पर दी गई है, इन सब में भी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, जब आप डिटेल में कहीं भी किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं या कहीं से भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी आप इसको चेक कर सकते हैं। अभी हम एमसीक्यूज में भी काफी सारी चीजें कवर कर लेंगे। चलो, ये यहाँ पे और ज्यादा क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है, सेंसरी मोटर 0 to 2 years। ठीक है, सेंसेस से सीख रहा है, टचिंग, लुकिंग, ठीक है, इस सब से सीख रहा है वो। प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल, लैंग्वेज डेवलप हो गई है। थिंकिंग ईगोसेंट्रिक है, ईगोसेंट्रिक यहाँ भी है यहाँ भी है। आत्म केंद्रीकरण, बच्चे की जो दुनिया होती है ना उसी के इर्द गिर्द होती है, वही दुनिया का केंद्र है। ठीक है, जैसे कि अगर माँ बाप है तो वो भी सिर्फ उसी के लिए है। अगर उसका बड़ा भाई या बड़ी बहन जो है अगर मम्मी की गोद में बैठा हुआ दिख जाएगा, उनको भी हटा देगा। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा भी हैं तो किसके हैं, मेरे हैं। तो ईगोसेंट्रिक थॉट का मतलब होता है दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर ना करना, कि दूसरे को भी बुरा लग सकता है, ये नहीं सोचना सब कुछ सिर्फ मेरे लिए। ठीक है, तो ये ईगोसेंट्रिज्म यहाँ बहुत ज्यादा होता है, यहाँ धीरे धीरे कम होने लगता है यहाँ इस स्टेज में। अब आप देखेंगे कंजर्वेशन और लॉजिक, यहाँ पर बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, अब मैं डीटेल में नहीं जा रही हूँ। फिर इसके बाद है थिंकिंग मोर लॉजिकल इन कॉन्क्रीट इवेंट्स, मूर्त चीजों के रूप में यहाँ पे ज्यादा अच्छे से कॉन्क्रीट चीजों में ये लॉजिकली भी सोच सकते हैं। अब थिंकिंग थोड़ी सी लॉजिक बेस्ड हो गई है यहाँ पर। और यहाँ पर कंजर्वेशन का मतलब होता है कि अगर आपने किसी चीज को जो है एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफर भी किया है, उसकी मात्रा में कोई अंतर नहीं आया है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए यहाँ पे 2 बीकर रखे हैं और इनमें पानी है, ठीक है, और बच्चे के सामने आप इस बीकर का पानी, इक्वल पानी है इनमें, लेकिन इस बीकर का पानी अगर एक लंबे से सिलेंडर में डाल दो, ठीक है, तो बच्चे से पूछोगे इसमें ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है। अब पहले से उसको पता था कि दोनों में इक्वल है, लेकिन फिर भी आपने इससे इसमें डाल दिया, उसे लग रहा है ये लंबा है सिलेंडर तो इसलिए इसमें ज्यादा है। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन यानी संरक्षण के मात्रा में परिवर्तन नहीं हुआ है, ये इस स्टेज में नहीं होता, लेकिन यहाँ इस स्टेज में आ जाता है। ठीक है, देन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आपकी क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है आपकी जहां पर बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शुरू कर देगा, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग शुरू कर देगा, लॉजिक देने लगेगा सही से। ये हमने बेसिक जीन पियाजे की थ्योरी के आपके स्टेजेस को कवर किया। अब हम देखते हैं कुछ एमसीक्यूज और वहां पर भी हम कुछ आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको कवर कर लेंगे। तो जीन पियाजे का जो डेवलपमेंट थ्योरी है ये किस पर बेस्ड है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर, सोशल डेवलपमेंट पर या इमोशनल डेवलपमेंट पर। तो जैसा कि हमने कहा कि उन्होंने ये देखा था कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, तो इसमें आ जाएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अच्छा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में याद रखना, सोचना, कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है, इस तरीके से चिंतन कर पाना, ये सारी चीजें जो है वो किसमें आती है, आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती है। नेक्स्ट है आपका विच कैरेक्टरिस्टिक बेस्ट डिस्क्राइब्स पियाजे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है पियाजे की स्टेजेस को
अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करिए। पहला है स्टेजेस ओवरलैप एंड हैव नो सीक्वेंस, चिल्ड्रन जंप फ्रॉम वन स्टेज टू एनी अदर रैंडमली, स्टेजेस आर यूनिवर्सल एंड फॉलो अ फिक्स्ड ऑर्डर, कॉग्निटिव एबिलिटीज रिमेन कांस्टेंट। देखो ये तो नहीं हो सकता, कॉग्निटिव एबिलिटी संज्ञानात्मक क्षमताएं हमने देखा नहीं, स्थिर नहीं रहती, बदलती रहती है और ज्यादा इंप्रूव होती रहती है। ठीक है, ओवरलैप हो रही है, कोई सीक्वेंस नहीं है, बिल्कुल सीक्वेंस है, पहले 0 से 2 साल तक है, फिर 2 से आपका 4 साल तक या 7 साल तक है। ठीक है, 4 साल तक मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपकी जो सेकेंड स्टेज है वो 2 सब स्टेजेस में भी डिवाइडेड है, तो वो आपकी 2 से 4 साल और 4 से 7 वर्ष है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर लेके चले तो हमने क्या देखा था, 0 to 2 ईयर्स संवेदीगामक अवस्था है, 2 से 7 वर्ष आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, 7 से 12 वर्ष आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, और 12 वर्ष के बाद आगे आपकी क्या है, ये आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता। देन चिल्ड्रन जंप, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में कभी भी कहीं भी कैसे भी जंप कर जाते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे बोला गया है रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस मिलने चाहिए, उतना मैच्योर हो जाना चाहिए, यानी उस एज ग्रुप को अटेन करना चाहिए। जब तक बच्चा इस आयु में नहीं आएगा तब तक वो नेक्स्ट स्टेज में नहीं बढ़ेगा। स्टेजेस आर यूनिवर्सल एंड फॉलो फिक्स्ड ऑर्डर, बिल्कुल सही। उन्होंने ये कहा था कि ये चरण सार्वभौमिक है, यानी चाहे किसी भी कल्चर, किसी भी देश में बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वो इन स्टेजेस से गुजरेंगे ही। ठीक है, जो ये पियाजे की स्टडी थी, उन्होंने अपने ही बच्चों पर काफी समय तक जो है स्टडी की थी, उनके 3 बच्चे थे और उन पर बहुत लंबे समय तक उन्होंने स्टडी की और उसके बाद ये सिद्धांत उन्होंने दिया था। तो सही आंसर इसका क्या है, सही आंसर इसका सी है। नेक्स्ट पे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, स्कीमा बिल्डिंग अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ मॉडिफाइंग new information to fit existing schemas and by modifying old schemas as per new information. These two processes are known as, तो new information को fit करना है और पुरानी information में modification करना है, इनको क्या कहा है, accommodation and adaptation, assimilation and adaptation, equilibration and modification, assimilation and accommodation। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, assimilation and accommodation। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना, assimilation और accommodation दोनों मिलकर आपके क्या करते हैं, अडेप्टेशन। ठीक है, अडेप्टेशन क्या है, अनुकूलन। अनुकूलन के अंतर्गत आपके ये दोनों आ रहे हैं। एसिमिलेशन आत्मसातीकरण का मतलब होता है कि आप नई इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में ले रहे हो, और समायोजन का मतलब होता है, अकोमोडेशन का मतलब होता है कि आप पुरानी इंफॉर्मेशन में कुछ चेंज कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Which of the following is correct about Piaget's theory of cognitive development? ठीक है, तो यहाँ अगेन करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। Development occurs through fixed IQ levels. Children construct knowledge actively through interaction with environment. Learning depends only on reinforcement. Cognitive development is same in all stages. देखो फिर से वही बात आ गई कि सभी में समान होता है, ये तो बिल्कुल ही गलत होगा। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर, सीधे सही आंसर ही बता देती हूँ। Children construct knowledge actively through interaction with environment. ये पियाजे का कहना था। पियाजे कहते थे कि बच्चे क्या है, बच्चे हैं, दे आर यंग साइंटिस्ट। क्या है, बच्चे जो हैं यंग साइंटिस्ट हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं, वो खोज के द्वारा सीखते हैं। यानी आप उनको एनवायरमेंट दीजिए, अपॉर्चुनिटी दीजिए, बच्चे अपने आप अपने ज्ञान का निर्माण कर लेंगे। आपको बैठ के बच्चे के दिमाग में नॉलेज नहीं भरनी है, आपको बैठ के सारी चीजें बतानी नहीं है टीचर को वहां पर कि बच्चों के दिमाग में नॉलेज भरते रहे, बच्चे उसे याद करते रहे। बच्चे को तो सिर्फ आप एक्टिविटीज करवाइए, आप उसके सामने अपॉर्चुनिटीज रखिए, माहौल क्रिएट कीजिए, बच्चा अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर लेगा। यानी बच्चों को उन्होंने कहा वो क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट है। ठीक है, बच्चे अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए जीन पियाजे को आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहा जाता है, संरचनावादी थे। ये मानते थे कि बच्चे ज्ञान का निर्माण खुद करेंगे। फिक्स्ड आईक्यू लेवल्स में होता है, ये भी गलत है। किसी भी आईक्यू लेवल में हो, एवरेज भी होते हैं, अबव एवरेज भी होते हैं, बिलो एवरेज भी होते हैं। हमने कहा था सारे बच्चे जो है स्टेज से गुजरते हैं, इन सभी स्टेजेस से। लर्निंग डिपेंड्स ऑन रीइंफोर्समेंट की बात ये नहीं करते, सिर्फ रीइंफोर्समेंट के ऊपर ये डिपेंड नहीं करते। नेक्स्ट है द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच अ चाइल्ड डिस्प्लेज ऑब्जेक्ट परमानेंस इज। अब देखो हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे कि बहुत तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलती है, तो यहाँ पर वस्तु स्थायित्व की बात आ रही है। ऑब्जेक्ट परमानेंस ये किस स्टेज में हमें देखने को मिलता है, तो देखो ये सेंसरी मोटर स्टेज में हमें देखने को मिलता है। सेंसरी मोटर स्टेज जिसमें बच्चे क्या होते हैं 0 to 2 ईयर्स। ठीक है, यानी कि बच्चे ने जन्म के बाद 2 साल तक जो आयु वर्ग होता है उसमें बच्चा संवेदीगामक अवस्था में होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या है, वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है कि जब कोई चीज हमारे सामने नहीं भी है उसका एग्जिस्टेंस है। मान लो अभी मुझे ये पेन दिख रहा है, अगर मैं
ये पेन हटा दूं तो क्या इसका एग्जिस्टेंस चला गया? अगर ये मेरी आंखों के सामने नहीं है तो क्या ये नहीं एग्जिस्ट करता? बिल्कुल करता है। इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। अगर मेरे को ये समझ आ जाए कि जरूरी नहीं है कि मेरे सामने अगर कोई चीज नहीं है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इसे ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। एक छोटे बच्चे के अंदर ये ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता। कब तक नहीं होता? जब तक वो 8 महीने का नहीं हो जाता। लगभग माना जाता है कि जब वो 8 से 12 महीने का होता है तब उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है। इससे पहले 8 महीने से पहले अगर छोटा बच्चा है, उसके सामने अगर आप एक बॉल दिखाओगे और इसके बाद उसको छुपा दोगे, कहोगे कौवा ले गया, तो वो मान जाएगा, वो अपने कुछ टॉयज में लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी उसके अंदर वस्तु स्थायित्व है ही नहीं। उसको लगता है जो चीज उसके सामने है बस वही एग्जिस्ट करती है, उसके अलावा और किसी चीज का एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन अगर बच्चा इस स्टेज में आ गया है और उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ चुका है, अब अगर आपने उसके सामने से बॉल लेकर छुपा दी तो वो ढूंढेगा। उसको पता है कि बॉल को छुपा दिया गया है, उसके सामने नहीं है लेकिन वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसके अलावा भी सेंसरी मोटर स्टेज में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, एक बार आप देख सकते हैं। हमें मिलेगा यहाँ पर सर्कुलर रिएक्शन। सर्कुलर रिएक्शन का मतलब होता है एक ही काम को बार बार दोहराकर उस चीज की इंफॉर्मेशन बच्चे अपने दिमाग में भरने की कोशिश करते हैं। कोई टॉय रखा है, आपने उठा के रखा, बच्चे ने गिरा दिया, फिर रखा फिर गिरा दिया, फिर रखा फिर गिरा दिया, और फिर देखते हैं कि वो बच्चा देखेगा कि गिराया है तो वहां पर गिरा। अब उसको देखता भी रहेगा काफी देर तक कि वो एक्चुअली उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रख रहा होता है कि मैंने इसको ऐसे फेंका तो ये कैसी आवाज आई, या उस तरीके से फेंका किस तरीके की आवाज आई। झुंझुने को भी तो ऐसे ही करता है, वो पहले ऐसे घुमाता रहेगा, फिर बहुत देर तक देखता रहेगा, फिर बजाएगा, फिर देखता रहेगा। वो हर चीज की इंफॉर्मेशन बार बार एक्शन को रिपीट करके अपने दिमाग में ले रहे होते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं सर्कुलर रिएक्शन। इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट परमानेंस देखा। ये भी बच्चों के अंदर हमें देखने को मिलता है। क्या है आपका? ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, इसके अलावा हमें दिखाई देता है जैसे जैसे बच्चे थोड़ा चलना फिरना भी शुरू कर देते हैं तो उनके अंदर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आ जाता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का मतलब है बहुत सारे एक्शंस को कोऑर्डिनेट करके एक लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अगर बच्चा कमरे के एक कोने में है तो दूसरे कोने में अगर उसका फेवरेट टॉय रखा है तो बीच में बहुत सारी चीजें फैली हैं, उन सबको हटाते हुए क्रॉल करके अपने टॉय को लेने जाएगा। ये क्या है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो ये सारे हमें एक्शंस यहाँ पर या फिर आपकी एक्टिविटीज जो है हमें देखने को मिलती है आपके सेंसरी मोटर स्टेज में। नेक्स्ट पे चलेंगे। विच स्टेज फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीट डेवलपमेंट स्टेज अकॉर्डिंग टू पियाजे। तो पियाजे की स्टेजेस दी है और इसमें पूछा है इन्होंने कि कंप्लीट कॉग्निटिव डेवलपमेंट कौन सी स्टेज में होता है। तो ऑब्वियसली जो फोर्थ स्टेज है उसमें आपका कंप्लीट कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। फॉर्मल ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? फॉर्मल ऑपरेशनल, औपचारिक परिचालन अवस्था। नेक्स्ट चलेंगे। स्कीमा इन पियाजेस थ्योरी रेफर्स टू। तो स्कीमा क्या है? A fixed behavior pattern, mental structure used to organize information, rewards given to children, language development। तो नाम से ही पता चल रहा होगा आपको। मेंटल स्ट्रक्चर है जो जिस फॉर्म में आपके दिमाग में जो इंफॉर्मेशन या सूचना है वो ऑर्गेनाइज्ड रहती है। देन हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग इज टिपिकली शोन बाय चिल्ड्रन इन विच स्टेज। ठीक है, तो हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग ये भी हमने देखा था, जो फाइनल स्टेज है, फोर्थ स्टेज है जीन पियाजे की थ्योरी में, उसमें दिखाई देती है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशन, कॉन्क्रीट, फॉर्मल ऑपरेशन में ही दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन आर एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज, पैसिव रिसीवर ऑफ नॉलेज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज। ठीक है, अपने ज्ञान के सक्रिय निर्माता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट। नेक्स्ट है विच पेयर इज करेक्टली मैच अकॉर्डिंग टू पियाजे। तो पियाजे के अनुसार कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है? स्कीमा, एबिलिटी टू इमेजिन स्टोरीज नहीं, मेंटल स्ट्रक्चर्स है, सीरिएशन। देखो सीरिएशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट्स को क्या करना? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना। ठीक है, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा ऑर्डर में लगाना। ठीक है, सीरीज में लगाना, इसे हम सीरिएशन कहते हैं, सॉर्टिंग करने को नहीं कहते। रिवर्सिबिलिटी, अनडूइंग और मेंटली रिवर्सिंग एन एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर यही सही ऑप्शन है। रिवर्सिबिलिटी मतलब प्रतिवर्तनशीलता। ठीक है, किसी एक्शन को मेंटली आप रिवर्स कर सकते हो। ये चीज जो होती है ये थर्ड स्टेज में आती है, सेकेंड स्टेज में ये गायब होती है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब अगर मैं कहूं 3 + 4 = 7 होता है। ठीक है,
और मैं ऐसे कह दूं कि 7 - 4 = 3 होगा, ये रिवर्सिबिलिटी हो गई। इसी को तो हमने यहाँ पर क्या किया है, प्रतिवर्तन किया है, यहाँ पे चेंज किया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप बच्चा सेकेंड वाली स्टेज में होगा, ठीक है, अगर बच्चा जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज में होगा तो वहां पर बच्चे को ये चीज समझ में नहीं आएगी। लेकिन जब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा आता है तो रिवर्सिबिलिटी बच्चे को समझ में आने लग जाती है, ठीक है। ऐसे ही कंजर्वेशन का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, संरक्षण, जो पानी वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, वो भी आपकी सेकेंड स्टेज से गायब होती है और थर्ड स्टेज में बच्चे को समझ में आने लगती है, ठीक है। इसके अलावा जो है एक और चीज आपको बता देती हूँ, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग की हमने बात की जो फोर्थ स्टेज में बच्चे को दिखाई दे रही है, लेकिन सेकेंड स्टेज में बच्चे के अंदर होती है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है, बच्चे दो अनफेमिलियर चीजों में भी रिलेशनशिप बता देते हैं। बच्चे संतरे को भी बॉल बता देंगे, क्यों? क्योंकि उनको लगता है दोनों का जो शेप है वो एक जैसा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कुत्ता भौंका और ट्रेन आई तो बच्चा बोल देगा कि क्योंकि डॉग बाग कर रहा था इसलिए ट्रेन आई। मतलब बच्चा अपना ही कोई लॉजिक लगाता है और उस लॉजिक के ऊपर बेस्ड कोई अपनी स्टेटमेंट दे देता है, इसको हम ट्रांसडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, ठीक है। चलो फोर्थ वाला इसका देख लेते हैं, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, कॉन्क्रीट ऑब्जर्वेशन नहीं होती, एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जर्वेशंस होती है। हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग आपका फोर्थ स्टेज में आपको देखने को मिलती है, जिसमें अमूर्त रूप से चिंतन करना बच्चे सीख लेते हैं, बहुत हाई कैलकुलेशंस भी बच्चे दिमाग में ही कर लेते हैं। तो डी भी गलत है, यहाँ पर सी ही सही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, Sita has learned to eat rice and dal with her head. When she is given dal and rice, she mixes rice and dal and starts eating. She has dash eating rice and dal into her schema for doing things. तो उसने दाल और चावल को खाना सीख लिया है, यानी एक्शन जो है उसने लर्न किया है, उसका एक स्कीमा बना लिया है। तो यानी एक नई चीज जो है उसने अपने दिमाग में ली है, तो ये क्या है, एसिमिलेशन है, ठीक है, आत्मसातीकरण है। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, चिल्ड्रन आर यूजुअली ईगोसेंट्रिक ड्यूरिंग डैश एंड डैश स्टेजेस। अब ईगोसेंट्रिज्म या आत्म केंद्रीकरण मैंने आपको बताया था, एक तो सेंसरी मोटर स्टेज में मिलता है और उसके बाद वाली स्टेज में भी होता है, वहां कम हो जाता है क्योंकि बच्चा जो है 2 से 4 वर्ष की उम्र कह लीजिए, 3 वर्ष में तो प्ले स्कूल वगैरह भेजना शुरू कर देते हैं। तो इस केस में बच्चे की जो स्पीच है वो थोड़ी सोशल होनी शुरू हो जाती है, थोड़ी सामाजिक होनी शुरू हो जाती है, आत्म केंद्रीकरण कम हो जाता है। तो सेंसरी मोटर और उसके बाद सेकेंड स्टेज कौन सी आती है, प्री ऑपरेशनल आती है, इनमें हमें देखने को मिलता है। तो ये वाला आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये थे आपके जीन प्याजे की थ्योरी, जिसे मैंने बहुत ही ब्रीफ में आप लोगों के सामने बताया। काफी सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स और टॉपिक्स हैं बीच बीच में जो आ रहे हैं वो मैंने आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश की। एमसीक्यूज हमने किए, किस टाइप के एमसीक्यूज यहाँ पे से बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, अलग से भी आपके सिलेबस में लर्निंग वाले टॉपिक के अंदर मेंशन्ड है। जो यहाँ पे सीखना है वही वहां पर भी है, इसको मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ही आपको यहाँ पर पढ़ा दिया है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है और आप यूट्यूब से ही हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे साथ लगातार इन वीडियोस में बने रहिए। हम आपको क्लास वाइज जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में और डिटेल तरीके से हमसे पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं जिसमें एकेडमिक एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग प्लस जीके भी आपको मिल जाए, तो आप हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करके हमारे कोर्स को चेक कर सकते हैं। हमारा कोर्स इस समय स्टार्ट हो चुका है। देखो बीच में से जब ज्वाइन करते हैं ना तो बहुत दिक्कत आती है, तो आप लोग अगर इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग इसे जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। ऑलरेडी हमारे पास काफी सारे स्टूडेंट्स हो चुके हैं और बैच हमारा शुरू हो चुका है, कुछ क्लासेस यहाँ पर हो चुकी हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग इसे मिस आउट नहीं करना चाहते, अपनी तैयारी ठीक से करना चाहते हैं, तो जरूर अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करके इसके बैच को आप एक बार चेक कर लीजिए। आप इसके डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं, वहां पर फ्री वहां पर पड़े हुए हैं। पीडीएफ वगैरह भी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलती है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, इस समय लाइव क्लासेस भी चल रही हैं। एकेडमिक एप्टीट्यूड की 2 लाइव क्लासेस आपकी वीकली होती हैं, जीके की भी होती है, रीजनिंग की भी होती है। तो आप चाहे तो हमारे बैच में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पिछली बार भी हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा था और इस बार भी हमारी कोशिश है कि हमारा रिजल्ट काफी अच्छा रहे, इसीलिए हमने थोड़ा जल्दी भी इस बैच को स्टार्ट कर दिया है। और मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, क्योंकि अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमने अपने इस बैच की वैलिडिटी जो है वो 1+1 रखी, यानी नॉर्मली हम 1 ईयर की ही वैलिडिटी रखते हैं, लेकिन इस बार हमने आपको 1 साल और दिया है, यानी 2 साल की आपके पास वैलिडिटी रहेगी। चाहे आपकी फ्री क्लासेस, अभी फ्री क्लासेस तो आपकी 4 मंथ ही चलने वाली है, ये आपकी खत्म हो जाएगी, लेकिन कंटेंट जितना भी होगा ऐप में वो आप अगले 2 साल तक एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम द डेट ऑफ योर परचेज। तो ये ऑफर भी आप लोगों के लिए इस समय बहुत अच्छा है, कुछ ही समय में आपका ये ऑफर खत्म भी हो जाएगा।
तो अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारी ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, कमेंट में भी पिन किया हुआ है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है ना तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आप और क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि ये हमें ना मोटिवेट करता है और आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने के लिए भी हमारे पास एक मोटिवेटिंग फैक्टर हो जाता है कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ पर लेकर आए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।